यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो संडे को आप सभी का टेस्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए थे और एक्सिलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। बेसिक जो वर्क के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको होमवर्क में दिए गए थे। ठीक है, आपको टेस्ट में दिए गए थे, तो उसी टेस्ट का सॉल्यूशन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, इसका त्वरण यहाँ पर क्या होगा। तो अगर आसान सी भाषा में देखिए, कोई भी बस यहाँ पर चल रही है, पहले वो 80 की स्पीड से चल रही थी, 5 सेकंड में उसकी स्पीड यहाँ पर 80 से घटकर क्या हो गई है, 60 हो गई। दैट मीन्स त्वरण तो हुआ है, लेकिन त्वरण में क्या हुआ है, मंदन हुआ है। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ती है दैट मीन्स त्वरण होता है, और स्पीड कम हो रही है, पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, मंदन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए इसको गति के समीकरण से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले गिवन में वो लिख लेते हैं। हमारे पास टाइम दे रखा है 5 सेकेंड का, ठीक है, और स्पीड कितनी दे रखी है, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और घटकर कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब जो आंसर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना था, 80 किलोमीटर को 80 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना था। दैट मीन्स 80 इंटू 5/18 हम लोग करते हैं जब भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर होता है। तो 80 इंटू 1000 डिवाइड बाय सेकेंड में कन्वर्ट करना है घंटे को, है ना। तो 60 इंटू 60 हम लोग करते हैं, 3600 यहाँ पर करते हैं। यानी कि जब आप 1000 को 3600 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो कुछ 5/18 आएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अपन 60 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपकी u और v की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, गति की इक्वेशन लगा लीजिए, v इज इक्वल टू फर्स्ट वाली लगा लो। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली लगाओगे तो उसमें एस आपको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो सेकंड वाली भी नहीं लगेगी और थर्ड वाली इक्वेशन भी नहीं लगेगी, है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। v की वैल्यू कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट मीन्स 60 इंटू 5/18। इनिशियल कितना था, इनिशियल स्पीड इसकी 80 इंटू 5/18 थी, है ना। सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, a की वैल्यू आपको निकालनी है और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो 5/18 कॉमन ले लो और चाहे तो माइनस कर लो। हमने क्या कर लिया, 5/18 इधर से भी कॉमन ले लिया और बराबर के उधर से भी कॉमन ले लिया। 60 बचा, 80 इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, और ये 5 का में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a यहाँ पर हो जाएगा। 5 से 5 कट हो गया, 60 में से 80 गए तो -20/18 बचा हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -20/18 आ गई। अब आप देख रहे होंगे ये 2 से कट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -10/9 हो जाएगा, 2 से कट हो गया। तो हमारा त्वरण कितना आ गया, -10/9 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में माइनस तो है नहीं, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10/9 हो जाएगा। और पूछे कि क्या हुआ है, तो मंदन यहाँ पर हुआ है, रिटार्डेशन यहाँ पर हुआ है। दैट मीन्स गति पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई है। तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को वो प्राप्त कर लेती है। अब की बार त्वरण आपको निकालना है। एक रेलगाड़ी ने स्टेशन से चलना प्रारंभ कर दिया है, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को इसने प्राप्त कर लिया है। और आंसर आपका ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड यहाँ पर कर देंगे और 10 इंटू 60 सेकेंड हम लोग यहाँ पर कर देंगे। दैट मीन्स 600 सेकेंड यहाँ पर हो गए और 200/18 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो गया। अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं। ठीक है, त्वरण निकालना है तो पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इजी पड़ता है। v की वैल्यू कितनी है, 200/18 है, u 0 है, 0 प्लस a की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 यहाँ पर दे रखी है। तो बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 200/18 इज इक्वल टू, ठीक है, 4×5 = 20, 200/18 इज इक्वल टू 600 ऑफ a यहाँ पर हो जाएगा। ये कितनी बार यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/54
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट था। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गति की पहली इक्वेशन लगाई और 2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, एक इसमें आपको चाल निकालनी पड़ेगी और दूसरा इसमें आपको टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है वो यहाँ पर निकालनी है। तो जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। कोई बस विराम अवस्था से चल रही है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, 2 मिनट तक समय कितना दे रखा है, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड के लिए, 120 सेकंड हो गया। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, दैट मीन्स ये त्वरण ही होगा, त्वरण की यूनिटी होती है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन में तो क्या है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि विराम अवस्था से चल रही है, दैट मीन्स इनिशियल 0 हो जाएगा, एक समान त्वरण से। बहुत सारी बार क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता है कि वो किसकी बात कर रहा है, तब हम लोगों को हिंट मिलती है यूनिट से, है ना। जैसे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, मोस्टली कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, जैसे कि इन्होंने दे रखा था कि कोई बस जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या फिर 5 मीटर प्रति या 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 50 को क्या बोल रहे हो आप, v होगा, u होगा या फिर a होगा। ठीक है, तो जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाए, है ना, क्योंकि त्वरण की बात कर रहा है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें निकालनी है, परिकलन करना है प्राप्त की गई चाल का, जो स्पीड इसने ऑब्टेन करी होगी और जो टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा ट्रैवल करी गई है उसके बारे में निकालना है। तो हम लोग अगर यहाँ पर चाहें तो सबसे पहला इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू 0 दे रखा है, a की वैल्यू 0.1 दे रखी है और मीटर में ये कोई दिक्कत नहीं है, और t की वैल्यू 120 सेकेंड है। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12 मीटर प्रति सेकेंड। 12 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है और ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों में से करेक्ट आंसर होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टोटल तय की कोई दूरी निकालनी है, दैट मीन्स मुझे अब की बार जो निकालना है वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं और तीसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। या तो आप इसमें वैल्यू निकाल लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वैल्यू निकाल लो, या फिर आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है वैसे कर सकते हैं। सो हमको टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है यानी s की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, है ना। a की वैल्यू कितनी है, 0.1 दे रखी है, t की स्क्वायर यानी कि 120 का होल स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120 हो गया। 0.1 का 1 दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट हो गया, 6 बार कट हो गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 720 है, मीटर यहाँ पर आ गई, ये रहा 720 मीटर। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया, जो दे रखा है उसमें केवल 2 इक्वेशन लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है और दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया। इन दोनों इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जब प्राप्त की गई चाल फाइनल वेलोसिटी की बात करी तो विराम अवस्था है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट है, दैट मीन्स 0 है, और a के और t का मल्टीप्लाई कर दिया यानी 120 और 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आ गया। तो ये बिना सॉल्व करे पेपर पेन लिए भी आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली क्वेश्चन को देख कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो और आंसर करो, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, दैट मीन्स मंदन हो रहा है, पहले 90 है और उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, क्योंकि ब्रेक लगाए तो डेफिनेटली स्पीड कम हो जाती है। फिर इसने क्या बोला है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, वैल्यू लिखते जाओ। एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दैट मीन्स मुझे इसको वापस से मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो ये 450/18 हो गया। ब्रेक लगाए जाने से पहले उसमें त्वरण कितना हो जाता है, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगी, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कैसे निकालूंगी, आप चाहे तो इक्वेशन लगाइए। इसमें कौन सी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी, आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है। चल रही है कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन अपनी मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अब रेलगाड़ी विराम अवस्था में, दैट मीन्स ट्रेन रुकने से पहले पहले उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर ली होगी ब्रेक लगाने से पहले, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें तीसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, v² = u² + 2as यहाँ पर होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो रेलगाड़ी जो है विराम अवस्था में आ जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। इनिशियल कितनी दे रखी है, ये u है, इनिशियल कितनी दे रखी है 450/18 + 2 a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 यहाँ पर दे रखी है और मंदन हो रहा है, दैट मीन्स माइनस का 0.5 और s की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। जब 450/18 को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 × 0.5s, 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। सो और ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 450/18 यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये 450/18 यहाँ पर आ गई है। अच्छा, इसमें u का स्क्वायर भी करना था ना, हमने u का स्क्वायर नहीं किया है, v का स्क्वायर तो यानी कि विराम अवस्था दैट मीन 0 का स्क्वायर, ठीक है, और u का स्क्वायर 450 का होल स्क्वायर, तो हमको इसका पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 450/18 × 450/18। अब आता है इसको सॉल्व करना, आप चाहे तो 9 के टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 दूना 18, 9 पंजे 45, है ना, 9 दूना 18 और 9 पंजे 45। सो s की वैल्यू कितनी आ गई 2500/4 आ गई। 2500/4 को सॉल्व करिए, 4 छंग 24, एक बचा हुआ है 4 दूना 8, 4 5 20, 625 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार और देख लो हमने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90, इसको हमने 5/18 करके 450/18 कर दिया, ठीक है। ये पहली वैल्यू आ गई आपकी u की। v की वैल्यू 0 है, पहले आप चाहें तो ये सारी वैल्यू एक बार लिख लें, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन में दे क्या रखा है। a की वैल्यू 0.5 दे रखी है और निकालना क्या है, टोटल s की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे। अच्छा, इसमें टाइम नहीं है इसलिए दूसरी इक्वेशन नहीं लगेगी, नहीं तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास जो है टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरी इक्वेशन नहीं लगाएंगे। और हमने लगाई भी कौन सी थी, तीसरी वाली, v² = u² + 2as। v² 0 हो जाएगा, u मतलब 450/18 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 और s की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 625, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक ट्रॉली जो है अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग यहाँ पर कितना होना चाहिए। देखो क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछा गया है कि एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास है। समय कितना दे रखा है 3 सेकंड हमको दे रखा है। अनंत तल पर कंटिन्यूस जा रही है, मतलब कंटिन्यू चल रही है, दैट मीन्स हमको यही नहीं पता है कि इनिशियल जो है इसका वेग क्या होगा। हमको 3 सेकंड के पश्चात, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब ए टी वी और यू में रिलेशन हो दैट मीन्स आप पहली वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v = u + at लगा लो। v की वैल्यू निकालनी है, u 0 है, a की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 3 है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं था, v = u + at लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसका एक कोई रेसिंग कार है एक समान त्वरण से यहाँ पर चल रही होगी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दे रखी है। गति आरंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात t = 10 सेकंड, है ना, वेलोसिटी आपको निकालनी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी। इनिशियल क्या हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस चल रही है दैट मीन्स u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। v = u + at रख लो।
ए की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 10 है, सारी वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ रही है, तो 4 10 कितना हो जाता है 40 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अगेन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। अब्दुल गाड़ी से स्कूल गया, ठीक है, तो उसकी चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो स्कूल से वापस घर आता है तो उसको भीड़ कम मिलती है, तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाती है, अब आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालनी है, और किस में निकालनी है, वैल्यू ब्रैकेट में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। दैट मीन्स आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी। ठीक है, अच्छा कन्वर्ट नहीं करना है ना। तो जाते समय की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हमको क्या करना है, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर है, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो डिस्टेंस है और ना ही टाइम है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए और कितने समय में करिए, हमको कुछ नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लो जो डिस्टेंस है, मान लो ये कोई रास्ता है, ये कोई पथ है जहाँ पर अब्दुल जाएगा अपने घर से स्कूल। ठीक है, तो ये मान लो इसकी जो डिस्टेंस है हम लोग इसको x मान लेते हैं, है ना। तो ये अपन ने मान ली x। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसको टाइम लगेगा उसको अपन t1 मान लेते हैं। ठीक है, पहला वाला टाइम जाने का टाइम t1, और यहाँ पर लिख लो जाने का टाइम t1 और आने का टाइम t2। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, जाकर आएगा मतलब बराबर ही डिस्टेंस रहेगी, जितना जाएगा उतने ही किलोमीटर उसको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो t1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी x/20 हो गई, ये t1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही करके आप t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाइएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आते समय की स्पीड कितनी है 30 है ना, तो ये डिस्टेंस सेम है t2 है, सो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/30 घंटा यहाँ पर हो जाएगी, है ना। सारी वैल्यू घंटे और किलोमीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास t1 की वैल्यू आ गई, आपके पास t2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल स्पीड या फिर हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ी स्पेस हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। समझ में आ गया, टाइम हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आप इसमें देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, जाने की डिस्टेंस x है, आने की कितनी है x है, मतलब 2x हो जाएगी आने और जाने की। टोटल टाइम कितना लगा t1 + t2 हम लोग इसको बोल सकते हैं, t1 + t2 यहाँ पर हो जाएगा। t1 की वैल्यू कितनी है x/20, t2 की वैल्यू कितनी है x/30 है। बस क्या करेंगे अपन बैठकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। t1 t2 तो समझ में आ गया कैसे निकाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, x + x ऊपर ऊपर देखो, x + x कितना हो गया 2x हो गया। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लो, 60 मान लो, 30 20 का एलसीएम 60। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20 30 50 x/60 हो जाएगा। ठीक है, जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस अब इसको उलट गुणित कर देना है, तो 50x तो नीचे रह जाएगा और 60 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। x से x कट गया, x0 से x0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12/5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या आया अपना एवरेज स्पीड आया है। ठीक है, अच्छा 60 नहीं 600 होगा, 20 × 30 यहाँ पर हम लोग टोटल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 × 30 यानी कि 20 और 30 का एलसीएम हम लोग मान रहे हैं। लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो एक जीरो और बचेगी। ठीक है, तो 120/5, 5 दूना 10 और ये 2 बचा 24 हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जाने में 20 थी और आने में 30 थी, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 24 यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि एवरेज निकाला तो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आएगी, ये तो फिक्स है, पर कितनी आएगी ये हम नहीं कह सकते। तो आप ऑप्शन कट कर सकते थे कि 20 नहीं हो सकती, 50 नहीं हो सकती, या तो आंसर 24 होगा या फिर आंसर 25 होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, टाइम निकाल लिया है। कैसे निकाला है, इस फॉर्मूला से निकाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के कंसेप्ट से। ठीक है, तो
स्पीड अगर हम लोग देखें तो जाते समय की स्पीड b से, डिस्टेंस को हमने x मान लिया है और t को t1 मान लिया है। फिर दूसरे वाले के लिए हमने क्या करा है, 30 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई t2। टोटल टाइम को हमने प्लस कर लिया है, t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा आपका x बटा 20 प्लस x बटा 30 हो जाएगा। हमने इसका एलसीएम लिया था, 20-30 का एलसीएम मान लो 600 है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 बटा 600 x यहाँ पर आपका आ गया। अब इसको टोटल स्पीड वाले फॉर्मूला में रखना था, टोटल डिस्टेंस 2x है और डिवाइड बाय 50 बटा 600 x हो जाएगा। इसको बस सॉल्व करेंगे ऐसे करके, तो एक x से x कट गया, ये कितना हो गया 120 बटा 5, 5 दूना 10 और 2 5 चौक 20, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या आंसर यहाँ पर इसका हो सकता है, देखो इसमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखना कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे। मतलब दूरी और विस्थापन दोनों की वैल्यू, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। पहला पॉइंट, यदि कार सीधी सड़क पर जा रही है, कोई एक कार है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई एक कार है जो सीधी सड़क पर चल रही है। ठीक है, ये सीधी सड़क पर कार जा रही है, मान लो इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर हो गई। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर निकालते हैं, सबसे छोटा पाथ जो कि हम लोग पॉसिबली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमको बताना था दोनों समान कब होंगे, जब कार सीधी सड़क पर चलती है ना, जहाँ पर कोई टर्निंग या वापस रिटर्न आने का कुछ नहीं है, वो हम लोग बोल सकते हैं उस केस में दोनों चीज़ें समान होगी, है ना। तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब देखो दूसरा गलत कैसे हुआ है, यदि कार वृत्ताकार पथ पर चल रही है, जैसे कार कुछ ऐसे गोलाकार मार्ग में चले जा रही है, ठीक है, तो इस समय में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी भी हो, कितनी भी डिस्टेंस वो चला हो, परिधि के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इस केस में जहाँ से शुरू किया था वहीं पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपका विस्थापन 0 हो जाए या दूरी से कम हो। ठीक है, बराबर तो नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, लोलक जो है, एक पेंडुलम जो है इधर उधर गति कर रहा है, तो अगेन ये अपनी जगह वापस आ जाएगा, जहाँ से भी गति करेगा, जहाँ से भी इसका ऑक्सीलेशन होगा वापस उसी जगह आ जाएगा। दैट मीन्स दूरी तो होगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो दूरी तो है लेकिन विस्थापन कितना है, 0, क्योंकि जहाँ से घूम रही है रोटेट होकर वहीं वापस आ रही है, तो इस केस में भी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि विस्थापन जो है दूरी से छोटा हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी बड़ा नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विस्थापन जो है क्या होता है, यहाँ पर देखें, विस्थापन जो है इसका दूरी से क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि विस्थापन जो है दूरी से हम लोग बोल सकते हैं कि दूरी जो है यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, हमेशा दूरी बड़ी होगी, बराबर होगी, या फिर क्या हो सकती है, विस्थापन जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन विस्थापन कभी भी यहाँ पर बड़ा नहीं हो सकता है, किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहेगी या फिर विस्थापन के बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन में आपको कॉलम में दिया हुआ है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अरेंज करना है किसका मात्रक क्या होता है और कोड सिलेक्ट करना है। त्वरण का सीजीएस मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, दूरी मापक यंत्र क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, चंद्रमा की गति और त्वरण क्या है, दैट मीन्स डेफिनेशन। चलिए सॉल्व करिए, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व किया था आपने टेस्ट के अंदर, देखो इसमें क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा, त्वरण के एक तो सीजीएस मात्रक पूछा हुआ और एक एसआई मात्रक पूछा हुआ, दैट मीन्स दोनों त्वरण के मात्रक होंगे। और इस ऑप्शंस में मैं देखूँ या फिर इधर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे 3 मात्रक दिख रहे हैं। ठीक है, तो त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये रहा आपका 3 नंबर का, मतलब आंसर पहले से ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो जो जो होते जा रहे हैं इसको कट करते जाते हैं, मीटर पर सेकेंड ये यहाँ लिखा हुआ है।
तो दूरी मापक यंत्र क्या है? दूरी मापक यंत्र जो है, दूरी मेजर करने के लिए आप ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी बाइक, कार, इसमें सब में लगा हुआ रहता है, स्कूटी में भी अब आने लग गया है कि टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, वो ओडोमीटर से यहाँ पर पता चल जाता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चंद्रमा की गति किस प्रकार की गति है? वृत्ताकार गति है। त्वरण का डेफिनेशन क्या है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, dv/dt। तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 5, 6, 1, 2। आप चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 1, 2 आपका आंसर है। ओके, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। एक ट्रक विराम अवस्था से, दैट मीन्स जैसे जैसे पढ़ते जाते हो आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। विराम अवस्था से दैट मीन्स u की वैल्यू 0 है, त्वरण से लुढ़कना शुरू कर देती है 20 सेकंड में, t की वैल्यू 20 है। आपको पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहाड़ से गिर रही है कि पहाड़ पर जा रही है, इतना कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान होना चाहिए नंबर्स पर, और दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए कि चलो इसमें u की वैल्यू 0 है, ठीक है, t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, 400 मीटर की दूरी तय कर ली, दैट मीन्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 400 मीटर का हो जाएगा। और क्या निकालना है? त्वरण यहाँ पर निकालना है। बस ये 1 सेकेंड में फटाफट आपने पढ़ लिया। इसके बाद एक लाइन और है कि अगर इसका द्रव्यमान 7 टन यहाँ पर है तो बल की गणना करनी, दैट मीन्स एक स्टेप अप हो रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको गति का समीकरण भी लगाना है और यहाँ पर बल निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है तो सेकंड इक्वेशन लगा लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी आप लगा लो। s इज इक्वल टू 400 दे रखा है, u की वैल्यू 0 है, हाफ a की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन t की स्क्वायर, t की वैल्यू 20 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 400 इज इक्वल टू हाफ a 400। ठीक है, 400 से 400 कट हो गया, त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो ये 2 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 और 2 के अंदर दे रखा है, यानी कि आंसर या तो a होगा या फिर b होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो निकालना आई गई, पिछले 9 क्वेश्चन अपन ने इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आप a की वैल्यू को 2 लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे क्या निकालना है। s 400 मीटर दे रखा था, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? m की वैल्यू दे रखी है 7 ऑफ टन, इसको kg में कन्वर्ट कर लो। टन kg का कितना होता है? 1000 kg के इक्वल होता है, एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7000 किलो के इक्वल आ जाएगी। f इज इक्वल टू क्या होता है? f इज इक्वल टू ma होता है ना, द्वितीय नियम की भी अगर मैं बात करूँ, f इज इक्वल टू ma होता है, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7000 kg है, मास दे रखा है, और a त्वरण कितना दे रखा है? 2 यहाँ पर दे रखा है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14000 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे करा अगली स्टेप? f इज इक्वल टू ma होता है, m की वैल्यू कितनी है? क्या दे रखा था अपन को? 60 टन, दैट मीन्स 7000, और a की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी 2। ठीक है, और ब्रैकेट में भी दे रखा है 1 टन 1000 kg के इक्वल होता है, तो 7 दूना 14, 14000 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लेकर आना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच में लगने वाला बल कितना होगा? अगेन आपको f की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ऑप्शंस में भी दिख रहा है, न्यूटन में यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व किया जाएगा? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू ma यहाँ पर होता है। ठीक है, f इज इक्वल टू ma, m कितना दे रखा है? kg में ही है, 1500 kg यहाँ पर दे रखा है। त्वरण कितना दे रखा है? 1.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण, दैट मीन्स माइनस a की वैल्यू ये आपकी माइनस 1.7 हो जाएगी। बल निकालना है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 इंटू माइनस का 1.7। ठीक है, माइनस का कितना? 1.7। बस इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे लग जाएगी, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस का 150 इंटू 17। बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 15 साथ ही 105 होते हैं। ठीक है, 101 सेकेंड, बस 17 का या 15 का आप इसमें गुणा कर लो, एक जीरो बच रही है ना, ये माइनस में वैल्यू आएगी। 15 साथ ही 105, 10 बचेंगे, 15 एकम 15 और 10 25, 2550 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 2550 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1।
कुछ नहीं करना था, सिर्फ F इज इक्वल टू ma वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना था। क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, यदि m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा। तो बस संवेग का फॉर्मूला बताना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। ये रहा p इज इक्वल टू mv, है ना। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग यहाँ पर होता है, और अभी जो आप कर रहे हैं F इज इक्वल टू ma यहाँ पर होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक जगह mv होता है और एक जगह ma होता है, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। mgh किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पर वैल्यू होती है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन क्या है। सदैव एक ही वस्तु के ऊपर लगता है, सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगता है, कि परिमाण और दिशा समान होती है, किसी भी वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत ये कार्य करती है। तो हम सभी को पता है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तुओं पर जो बल लगता है दो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, है ना। एवरी एक्शन एज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, आपने सुना ही है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती हुई बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा गोलकीपर क्यों करता है। आपने देखा है फुटबॉल में जो उसने बॉल पकड़ी है, ऐसे ऊपर से कैसे भी उसने पकड़ी हो, कैसे भी कैच करी हो, तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाता है। तो ऐसा करने के पीछे उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बॉल पर ज़्यादा प्रेशर वो लगा पाएगा। बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए, जस्ट लाइक किसी ने मेरे ऊपर ये बॉल फेंकी, है ना, तो मैंने उसको कैच किया और कैच करके मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया। दैट मीन्स इस बॉल का जितना भी प्रेशर, जितनी भी स्पीड से ये बॉल मेरे पास आई है, मैं इस पर लगने वाले बल को कम करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। ये बॉल एकदम से मेरे हाथ पर आकर टकराएगी, तो इसको कम करने के लिए मैं अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाऊँगी। तो बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करने की कोशिश की जाती है। क्रिकेट में आपने देखा ही है ना, संवेग परिवर्तन की दर को कम कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। तो आप सभी को पता है केवल ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए। 15 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, न्यूटन। अब देखो न्यूटन का न्यूटन आंसर मत करना, मतलब न्यूटन पूछा है दैट मीन्स इसकी यूनिट पूछी होगी। संवेग का भी यूनिट पूछा हुआ है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, और द्रव्यमान इंटू त्वरण यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था जब संवेग वाला क्वेश्चन किया था। चलिए आंसर करिए पहले इसका। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो आप पहचान पाओगे क्या, एम ए अभी अपन ने क्वेश्चन किया ही था, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पर 14,000 आपका आंसर आया था, 7,000 में 2 का मल्टीप्लाई करा था। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये बल की बात कर रहा है, दैट मीन्स इसका कोड 2 होगा। ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान इंटू वेग किसकी बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 1 और 2 कोड केवल इसमें लिखा हुआ है, दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए मैम, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इसका कोड क्या बना है, द्रव्यमान इंटू त्वरण 2, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन यहाँ पर होता है, तो ये 5 हो गया, 5 1 2 कोड हो गया। न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और संवेग का क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। फॉर्मूला में रखकर आप चाहे तो फॉर्मूला में रखकर भी देख लो, F इज इक्वल टू एम वी यहाँ पर होता है, इसमें आप रखकर देखेंगे तो आपकी वैल्यू भी यहाँ पर, मतलब यूनिट्स भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार, और आप इसमें देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 1 2 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत ही ज़रूरी है ये वाली चीज़ तो याद रखना, क्योंकि इसी के आगे अगर मैं बोल दूँ कि किसी का फॉर्मूला न्यूटन मीटर होता है, जैसे कार्य का फॉर्मूला न्यूटन मीटर होता है ना, और उसको मुझे कन्वर्ट हुआ केजी में कन्वर्ट करना हुआ, तो फिर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूँ तो न्यूटन बाय सेकंड, ठीक है, सेकंड से डिवाइड कर दो। बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान इंटू वेग
संवेग होता है, और द्रव्यमान इंटू त्वरण बल यहाँ पर रहेगा। चलिए जी का वैल्यू क्या होगी, जो कैपिटल जी है सार्वत्रिक नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये रही आपकी वैल्यू ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, ये तो याद ही है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन यहाँ पर किया गया है। एक व्यक्ति वर्ग है, मतलब चारों भुजा एक समान होगी, चारों भुजाएं दैट मीन्स चारों ए हो गई। 100 मीटर का भुजा है, 100 मीटर की भुजा दे रखी है, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 100 100। ठीक है, चारों ओर एक चक्कर लगाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं पर एंड कर दिया। चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है कि जहाँ से शुरू करो वहीं पर एंडिंग कर दो, तो दूरी तो हो जाएगी है ना, दूरी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर विस्थापन पूछा है, विस्थापन कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मंदन रिटार्डेशन क्या होता है, तो ऋणात्मक त्वरण मंदन यहाँ पर कहलाता है। त्वरण मतलब पॉजिटिव, और मतलब कोई भी बस या कार जो है पहले 60 से चल रही थी, स्पीड कम करके ब्रेक लगाकर 20 की स्पीड कर दिए, दैट मीन्स मंदन हो गया। मंदन हो गया दैट मीन्स त्वरण क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। दीवार पर धक्का लगाना किस प्रकार के बल का उदाहरण है। मैं मेरे पीछे जो दीवार है उसको धक्का लगा रही हूँ कि थोड़ी सी पीछे हो जाए, ताकि थोड़ी सी चलने फिरने की जगह हो जाए। इज दैट पॉसिबल, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है। तो इस प्रकार का बल किस प्रकार से कहलाता है, संतुलित बल यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको अपनी स्थिति से नहीं हटा पा रही हूँ, तो ये संतुलित बल यहाँ पर कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 था, बल की वह मात्रा जो 1 kg वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, क्या यहाँ पर कहलाती है। 1 डाइन 10 न्यूटन, 1 न्यूटन 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बल की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 kg की कोई वस्तु है, इस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रही है। तो 1 kg में दिया हुआ है, दैट मीन्स kg में तो क्या दिया हुआ रहता है, मास दिया हुआ रहता है। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये तो बल का फॉर्मूला हो गया है ना। तो F की यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, बस F की यूनिट हो गई आपकी 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। सो बल की वह मात्रा जो 1 kg वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, बल यहाँ पर कहलाती है। और क्या कहलाएगी इसकी यूनिट, 1 न्यूटन यहाँ पर कहलाएगी। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 1 न्यूटन, जो कि अभी आपने 15th नंबर के क्वेश्चन में मैच द कॉलम में निकाला था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे। आई थिंक आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, और आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि 3 दिन आपको ऑलरेडी दिए गए थे इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टेस्ट के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।